जल्द ही भारतीय नौसेना में INS विक्रांत शामिल हो जाएगा। INS विक्रांत को अभी IAC-1 के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 1। तो इस वीडियो को मेन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट है बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एयरक्राफ्ट कैरियर। सेकंड, रीबर्थ ऑफ INS विक्रांत। थर्ड, एडवांटेज ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर। फोर्थ, प्रॉब्लम फॉर चाइना एंड पाकिस्तान। तो नाउ फर्स्ट पार्ट है बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एयरक्राफ्ट कैरियर। अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता कि एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, तो उनके लिए थोड़ा सा एयरक्राफ्ट कैरियर की बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र में तैरता हुआ एक एयरफोर्स स्टेशन समझिए, जो किसी भी देश की सैन्य संपत्ति में काफ़ी महंगी होती है। इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया में अभी तक टोटल 47 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास है, जिनकी संख्या 11 है। हमारे पड़ोसियों यानी कि चाइना और पाकिस्तान की बात की जाए तो चाइना के पास 2 और पाकिस्तान के पास 0 एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी कि पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। भारत के पास अभी फ़िलहाल में जो वर्किंग कंडीशन में है, जो सर्विस में है, वो है एक INS विक्रमादित्य, जिसे भारत ने रूस से $2.5 बिलियन में खरीदा था। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भारत का इस साल के अंत तक भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा, जिसका नाम है INS विक्रांत। नाउ सेकंड पार्ट है रीबर्थ ऑफ INS विक्रांत। तो ये कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर सेकेंड से, जहां रॉयल नेवी HMS हरक्यूलस नामक एयरक्राफ्ट कैरियर बना रही थी। इसके निर्माण के दौरान वर्ल्ड वॉर एंड हो गया, तो रॉयल नेवी ने इसका कंस्ट्रक्शन होल्ड पर रख दिया, क्योंकि इसे वर्ल्ड वॉर में यूज़ करने के लिए बना रही थी। तो वर्ल्ड वॉर तो ख़त्म हो गया था, तो इसीलिए फिर उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन जितना भी हाफ कंस्ट्रक्ट हुआ था उसी पे उसको छोड़ दिया। तो भारत ने इसे फिर रॉयल नेवी से 1957 में अनफिनिश्ड और हाफ कंस्ट्रक्टेड कंडीशन में खरीद लिया। तो इसका जो बचा हुआ काम था उसे भारत ने कंप्लीट कर लिया, और 4 मार्च 1961 में कैप्टन प्रीतम सिंह महेंद्र के अंडर नेवी में इसे शामिल कर दिया गया। और 10 साल बाद जब पाकिस्तान से 1971 में वॉर हुई, उस दौरान इसने काफ़ी अहम भूमिका निभाई। उस वॉर में इसकी इतनी इम्पोर्टेंस थी कि पाकिस्तान ने इसे स्पेशली डुबोने के लिए अपनी सबमरीन गाजी को भेजा था, लेकिन वो नाकाम रहे। इस एयरक्राफ्ट कैरियर ने सेना में 36 साल की सेवा दी और इसे 31 जनवरी 1997 को रिटायर कर दिया गया। फिर इसे मुंबई के शिप म्यूजियम में 2012 तक रखा गया था। बाद में जनवरी 2014 में इसे ऑनलाइन नीलामी में कबाड़ी में बेच दिया गया। इसके रिटायरमेंट के बाद कहानी शुरू होती है इसके पुनर्जन्म की। तो भारत एयरक्राफ्ट कैरियर को वॉर में यूज़ कर चुका था, इसीलिए हमारी सेना और सरकार को इसकी इम्पोर्टेंस पता था। इसलिए उस समय सोच लिया गया कि हमें एयरक्राफ्ट कैरियर तो चाहिए होगा। इसके रिटायरमेंट के बाद अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस समय निर्णय लिया गया कि हम नया एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे, वो भी स्वदेशी रूप से, क्योंकि ये काफ़ी महंगी मिलिट्री एसेट है और कब तक बाहर के कंट्रीज से चीज़ें परचेज करते रहेंगे। स्वदेशी अगर चीज़ बनाएंगे तो वो हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगी, वो हम फिर से बना सकते हैं, कोई भी अपोजिट कंडीशन क्रिएट होती है। तो फिर 2002 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने नए एयरक्राफ्ट कैरियर को स्वदेशी रूप से बनाने का अप्रूवल दे दिया, जिसे कोचीन शिपयार्ड में बनाया जाना था। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है INS विक्रांत के पुनर्जन्म की। 2005 में इसके निर्माण के लिए स्टील कटिंग स्टार्ट हो गई। जुलाई 2013 को डिफेंस मिनिस्टर एंटोनी ने अनाउंस किया कि 12 अगस्त को इसे कोचीन शिपयार्ड पर फॉर्मली लॉन्च किया जाएगा। तो फिर 12 अगस्त 2013 को डिफेंस मिनिस्टर एंटोनी की वाइफ एलिजाबेथ एंटोनी ने इसे लॉन्च किया। इस समय तक इसके फर्स्ट फेज का जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो चुका था। एडमिरल रॉबिन धवन के अनुसार उस समय तक 83% फैब्रिकेशन एंड 75% कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका था। 10 जून 2015 तक इसका स्ट्रक्चरल वर्क कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसके अंदर फिटिंग जैसे कि केबल, पाइप, वेंटिलेशन एक्सेट्रा का काम बचा था, जिससे फेब 2020 तक इसके सभी जितने भी मेजर स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन वर्क जो बचे थे वो सारे कंप्लीट हो गए। 4 अगस्त 2021 को इसके सी ट्रायल्स स्टार्ट हो गए। पहला सी ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया। सेकंड ट्रायल 24 अक्टूबर
2021 को स्टार्ट हुआ, वो भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। अभी थर्ड फेज का जो ट्रायल है वो 9 जनवरी 2022 को स्टार्ट किया गया। इसमें कॉम्प्लेक्स मैनूवर्स इन हाई सी और भी जो कॉम्प्लेक्स टेस्ट होते हैं किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के, वो सारे इसमें किए जाएंगे। अगर सब कुछ प्लान के अनुसार रहा तो अगस्त 2022 में इसे नेवी में शामिल कर लिया जाएगा। उसके बाद मिड 2023 तक इसके फ्लाइट ट्रायल्स भी कंप्लीट कर लिए जाएंगे और फिर ये पूर्णतः किसी भी ऑफेंसिव या डिफेंसिव सिचुएशन के लिए रेडी हो जाएगा। अब अगला पॉइंट है हमारा थर्ड कि एडवांटेज ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर। तो एयरक्राफ्ट कैरियर के अपने आप में काफी एडवांटेज हैं, जिनमें से कुछ मैं बताता हूँ। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज है कि दुश्मन देश पर साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिकल दोनों तरह से दबाव पड़ता है। अपने एयरक्राफ्ट्स को दुश्मन देश के काफी करीब पहुंचाकर अटैक कर सकते हैं। इससे एयरक्राफ्ट की ओवरऑल कॉम्बैट रेंज बढ़ जाती है। कभी कभी दुश्मन देश पहले अटैक करके एयरफोर्स स्टेशन या उसका जो रनवे होता है जिससे फाइटर प्लेन्स टेक ऑफ करते हैं, उनको पहले डैमेज कर देते हैं मिसाइल्स के थ्रू या एयर स्ट्राइक करके, जैसे कि इजराइल ने किया था। उन्होंने पहले ही एनिमी कंट्रीज के एयरपोर्ट्स पर हमला कर दिया था, उनके रनवे डिस्ट्रॉय कर दिए, उनके प्लेन्स डिस्ट्रॉय कर दिए। तो उनकी एयरफोर्स को तो पहले ही उन्होंने तबाह कर दिया, तो उनको उस समय काफ़ी एडवांटेज मिल गया। तो इस तरह की सिचुएशंस में अगर कोई एयरक्राफ्ट कैरियर होता है तो वो एक बैकअप का काम कर सकता है। वैसे आजकल इतना पॉसिबल नहीं है किसी भी एयरफोर्स स्टेशन को इजीली डैमेज करना, क्योंकि आजकल काफ़ी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी एयरफोर्स स्टेशन पर लगे रहते हैं। तो वो पहले ही अर्ली वार्निंग दे देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काम करना शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी बैकअप हमेशा होना चाहिए और एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करता है किसी भी कॉम्बैट सिचुएशन में। एयरक्राफ्ट कैरियर को डैमेज पहुंचाना इतना आसान नहीं है। जैसे कि हाल ही में एक पाकिस्तानी यूट्यूबर था, तो उसने काफ़ी इजीली ऐसे बोल दिया कि इंडिया जो अभी बना रहा है INS विक्रांत, उसका कोई यूज नहीं है, हम ऐसे डुबो देंगे वैसे डुबो देंगे। वो पहले भी कोशिश कर चुके थे 1971 की वॉर में उसको डुबोने की, लेकिन नाकाम रहे। उसको डुबोना इतना आसान नहीं है। हमेशा एयरक्राफ्ट कैरियर अकेला नहीं चलता। पहली बात, वो अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ ट्रेवल करता है जो उसे सुरक्षा देते हैं। उनमें कंप्लीट एयर डिफेंस सिस्टम, उसमें जो भी सरफेस या एरियल थ्रेट्स होते हैं उन सबको नाकाम करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। वो जितने भी एरियल और सरफेस से थ्रेट आते हैं उन सबको वो नाकाम कर सकते हैं। और एयरक्राफ्ट कैरियर खुद भी कंप्लीट एयर डिफेंस से लैस होता है। अगर किसी सिचुएशन में अकेला भी पड़ जाए तो ये किसी भी विपरीत परिस्थिति से स्वयं की खुद रक्षा कर सकता है। इस तरह के इसमें एयर डिफेंस सिस्टम इनबिल्ट रहते हैं। जैसे कि इसमें एक बराक 8 मिसाइल से लैस है जो इंडिया और इजराइल ने मिलकर बनाई है। एयरक्राफ्ट कैरियर दुश्मन देश के काफी करीब पहुंच जाता है और वहां से अटैक कर सकता है। तो उससे क्या है, जो उस पर रखे हुए एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी ओवरऑल जो कॉम्बैट रेंज होती है वो बढ़ जाती है। चौथा पॉइंट है हमारा प्रॉब्लम फॉर चाइना एंड पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और चाइना को इससे थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि यह हमारे डिफेंस को काफ़ी मजबूती प्रदान करेगा। भारत को हमेशा से ही 2 फ्रंट वॉर का खतरा रहा है, यानी कि पाकिस्तान और चाइना से। अगर उन दोनों ने मिलकर एक साथ अटैक कर दिया तो उस केस में भी उन्हें काफ़ी सोच समझकर स्टेप लेने होंगे, क्योंकि इस अकेले एयरक्राफ्ट कैरियर में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो एक कंट्री को काफ़ी नुकसान पहुंचा सके। भारत को बहुत पहले से मिनिमम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की नेसेसिटी थी, जो एक अरेबियन सी में तैनात करना है और दूसरा बे ऑफ बंगाल में, जिससे हम बहुत सारे समुद्री एरिया को कवर कर सकते हैं और उस पर इजीली निगरानी रख सकते हैं। वर्तमान में हमारे पास अभी जो एक्टिव सर्विस में नेवी के पास है वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रमादित्य। एयरक्राफ्ट कैरियर का स्पेशली किसी भी या डिफेंसिव या ऑफेंसिव सिचुएशन में चाइना के अगेंस्ट काफ़ी एडवांटेज होगा, क्योंकि पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी पर्याप्त साधन हैं। मेन इशू हमारा चाइना के साथ अब क्रिएट हो चुका है और आगे भी हो सकता है रहे। उनके पास काफ़ी वेपन्स हैं और जैसा कि हमारे जो शहीद CDS विपिन रावत सर ने कहा कि मेन थ्रेट अभी तक हम पाकिस्तान को मानते आए हैं, लेकिन मेन थ्रेट हमारा चाइना है। उसको देखते हुए हमें काम करना है, तो ये हमें उस कंडीशन में भी काफ़ी एडवांटेज देगा। आपकी इस बारे में क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ये भी ज़रूर बताएं कि क्या ये वाकई पाकिस्तान और चाइना के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो तो वो भी ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।